कि मेरी कमरे की जो विंडो थी उसकी जाली से कोई ख़ातून बाकायदा इस तरीके से फोकस करके मुझे देख रही थी। ये जो सूरे जिन तुम्हारे सीने में है ना, तुम जब यहाँ से गुज़रते हो मुझे बहुत शदीद तकलीफ़ होती है। आपको अंदाज़ा नहीं है, और आप इसको अपने सीने से निकालें या ये रास्ता आप छोड़ दें, इस रास्ते से ना निकला करें। मैं इससे सामने आमने बात कर रहा हूँ। अच्छा नहीं, और ये वीडियो बन रही है। अच्छा ओके, मैं आपको बताऊं कि मैंने बगावत करके, अपने घर से बगावत करके मैंने कुरान पाक हिफ्ज़ करने की ठानी थी। अच्छा माशाल्लाह। जब कभी वो नज़र आता था तो वो बच्चा मुझे इशारे से कहता था कि ये जो दाढ़ी वाला आदमी है ना, इससे टॉफ़ी या चॉकलेट मांग। मुफ्ती साहब ने ये कहा है कि 1700 ख़ानदान उस दरख्त के अंदर आबाद थे और इस दरख्त की उम्र 88 साल है, 88 ईयर्स। आप यकीन करें, मैंने उस घर को धुलवा के उसकी सफाई सुथराई करवा के और मुफ्ती साहब से कहा इन 1700 को यहाँ क्या बात कर रहे हैं, उड़े तेरी खैर, ये किराएदार यहाँ खपा दो। ये सर बहुत मोहब्बत करते हैं आप अपनी कंपनी से। जितना भयानक वो छोटे से कद का, और उसकी आंखें इस तरह थीं जैसे उनमें से खून टपक रहा है, और वो इशारे से मुझे इस तरीके से एक उंगली से इशारा कर रहा था कि यहाँ से चले जाओ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम अजलान शाह है। दर हकीकत की एक और नई पॉडकास्ट में आप सब लोगों को वेलकम। जो लोग ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अगर आप इस पॉडकास्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे गूगल फॉर्म है, उसको आप फिल कर दीजिए और हम आपको बुला लेंगे यहाँ पर, अगर आपकी स्टोरीज हमें लेजिट लगेंगी तो। और अगर फ़िज़ा ने स्क्रूटनी सही से कर ली और समझ आ गया उनको तो ही आ पाएंगे, वरना आप नहीं आ सकेंगे। अगर थोड़ी सी भी लगेगा ना फेक है, कहानी फेंक रहे हैं, तो आप नहीं आएंगे। सही है जी। तो जो हो ऑथेंटिक अगर कोई चीज़ हुई हो तो आप उसमें लिख सकते हो और इस पॉडकास्ट का हिस्सा बन सकते हैं। आज के जो मेरे गेस्ट हैं, उन्होंने जो अपनी कहानियाँ जो सुनाई हैं, जो पढ़ी हैं, वो पढ़ने के बाद मैं ख़ुद थोड़ा सा जो है ना 2 मिनट के लिए चुप हो गया कि अच्छा ऐसा ऐसा सीन भी हुआ है। सो मेरे साथ हैं हाफिज़ फैसल नसीर साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अज़लान, खैरियत से? और लास्ट पॉडकास्ट में एक लड़का आया था, ये बात, उसने मुझे कैमरा गिफ्ट किया था। आज के दिन सर जो है मेरे लिए परफ्यूम लेकर आए हैं। वाह सर, ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है, पता है। नहीं, मैं तो आशिक हूँ इन चीज़ों का, परफ्यूम्स का तो है सर, खुशबू का तो मैं भी बहुत ज़बरदस्त आशिक हूँ। क्या ही बात है, मैंने लगाई भी है। ये अच्छा है, खाने पीने की चीज़ों से बेटर है कि आप कुछ ऐसी चीज़ लेकर आ जाए जो बंदा यूज़ करे, क्योंकि खाना मैं अवॉइड करता हूँ फॉर सम रीजन। एनीवे सर, जनाब फैसल सर, मुझे एक बात बताइए, आपकी ज़िंदगी में आपने ट्रैवल भी किया है, बहुत सारी जगहों पर आपकी ड्यूटीज़ भी लगी हैं, आपने बड़ी बड़ी कहानियाँ अपनी आँखों से देखी हैं, तो ज़रा मुझे शुरू से शुरू करके बताइए। कोयटा का मैं आपसे किस्सा पूछना चाहूँगा कि कोयटा में एक बिल्डिंग जिना रोड पे गालिबन थी, और वहाँ पे क्या सीन हुआ था, प्लीज़ शुरू कीजिए। असल में अज़लान, इन चीज़ों का बड़ा शुरू से ही बचपन से ज़रा शौक़ था, इन चीज़ों को पकड़ने का, या पकड़ने का, बिल्कुल इन चीज़ों में मतलब घुसने का। ओके ठीक है। तो हुआ ये था कि मेरी पोस्टिंग कराची से कोयटा हुई। ठीक है। उस ज़माने में ज़ाहिर एक नौजवानी का दौर था, बड़ा मतलब हर चीज़ को बड़ा गौर व फ़िक्र के साथ में देखा करता था। तो इत्तेफाक ये हुआ कि मेन जिना रोड के ऊपर एक बिल्डिंग थी जहाँ पे मेरी रिहाइश थी। तो कोयटा शहर एक ऐसा शहर है कि जो हर सर्दियों में बड़ा वीरान हो जाता है। वहाँ के लोग जो है वो वहाँ से मूव कर जाते हैं कराची, लाहौर, इन जगहों पे, और सर्दियाँ ख़त्म होने के बाद वापस आ जाते हैं। ऐसा ही है। ये मैंने इन 7-8 सालों में देखा। तो हुआ ये था कि एक मरतबा बहुत सख्त सर्दियों के दिन थे, तो जब होटल ख़ाली होता है, बिल्डिंग ख़ाली होती है, तो वहाँ पर कुछ चीज़ें इस टाइप की मेरे साथ महसूस होनी शुरू हुई कि जैसे किसी ने मेरा नाम लिया, बाकायदा मेरा नाम फैसल। एक दफ़ा मैंने इग्नोर किया, दूसरी मरतबा बाआवाज़ बुलंद कहा गया फैसल। तो उसके बाद ये हुआ कि फिर थोड़ा सा मेंटली होने के साथ साथ जो है मुझे एक दफ़ा एक ज़ोरदार किस्म का थप्पड़ भी पड़ा। अच्छा। हाँ। तो फिर मैंने ये चीज़
महसूस की कि नहीं मेरे साथ कोई गड़बड़ है। सही है। और मैंने उनसे कलाम किया, लेकिन मुझे जवाब कभी नहीं आया। और सिवाय एक मर्तबा मेरी माँ की कब्र से एक आवाज़ आई, वो शायद मैं शेयर करूं अगर मुझे याद रहे तो। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखो मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रहा, मैं तो ख़ुद यहाँ परदेसी हूँ, तुम क्यों मुझे इस तरह से परेशान कर रहे हो। पानी का गिलास होता था, मैं रात को रोज़ाना अपनी टेबल के पास पानी का गिलास रखता था, वो गिलास पानी का भरा हुआ गिर जाना। अच्छा। मेरी यूनिफॉर्म टंगी होती थी तो वो यूनिफॉर्म नीचे गिर जानी, इस टाइप की चीज़ें मुख्तलिफ होती रहती थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि ग़ालिबन मिडनाइट ही थी, तो मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मेरी कमरे की जो विंडो थी उसकी जाली से कोई ख़ातून बाकायदा इस तरीके से फोकस करके मुझे देख रही थी। तो मैंने कहा कौन कौन, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जब मैं उठ के बैठा और थोड़ा सा दरवाज़े के करीब गया तो वो ख़ातून वहाँ से गायब हो गई। और मज़े की बात अज़लान ये है कि वो ख़ातून को मैंने जिस जगह पे जाते देखा वहाँ पे उस बिल्डिंग की दीवार ख़त्म हो जाती थी, उसके बाद कोई रास्ता नहीं था। अगर वो कोई ऐसी ख़ातून होती जो किसी इंसानी शक्ल में होती, वो उस रास्ते से जाती जो कॉरिडोर की तरफ जाता है और नीचे उतर जाता है। फर्स्ट फ्लोर पे मेरी रिहाइश थी, तो वो उस जगह पे गई कि जहाँ पे रास्ता बंद हो जाता था। दूसरे दिन सुबह उठ के मैंने वहाँ का जो स्टाफ था, वहाँ के जो लोग थे, मैंने उनसे कंफर्म करने की कोशिश की, लेकिन कोई तसल्ली बख्श जवाब मुझे नहीं मिल सका। लेकिन ये चीज़ें बहुत तवातुर के साथ मेरे साथ होने लगीं, बहुत जल्दी जल्दी होने लगीं। तो वहीं पर ही एक मैनेजर साहब थे जो काफ़ी एजिड थे, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखें मुझे कुछ बताएं, क्या मसला क्या है, मसला है क्या। देखिए वियर्ड चीज़ें हो रही मैं हैं। खुदा के रूबरू मैं किसी से जिक्र नहीं करूँगा, लेकिन कम से कम मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो उन्होंने मुझे एक शाहजी का हवाला दिया जो हर सैटरडे को वहाँ पे उस होटल का हिसाब किताब करने के लिए आते थे। और मैंने सुना ये था कि वहाँ के जो ऑनर थे, जो 2 या 3 भाई थे, उनके वालिद और दादा के ज़माने से थे वो। मेरी शाहजी से मुलाकात हुई, मैंने अपना तारुफ़ कराया और मैंने शाहजी से बड़ा इसरार किया, बड़ी ज़िद की। तो उन्होंने बताया कि बेटा ये बताओ कि वो ख़ातून किस शक्ल की थी, तुमने क्या देखा। मैंने कहा वो बस मुझे इस तरह से लगा जैसे वो जो चित्राल की ख़वातीन लिबास पहनती हैं इस तरह की, और मैंने इस तरह से ज़रा देखा, चेहरा मुझे वाज़ेह नहीं है लेकिन थी कोई ख़ातून ही। तो वो मुस्कुरा के और कहने लगे कि बेटा बहुत सालों पहले नॉर्दर्न एरिया से एक फ़ैमिली आई थी सर्दियों में, और वो 17 नंबर कमरे में रात को हीटर जला के सो गए और पूरी फैमिली की डेथ हो गई। ओह। जब वो पूरी फैमिली की डेथ हुई तो उस दिन के बाद से इस होटल में इस तरह की चीज़ें हैं। बहुत से लोगों को पता भी नहीं चलता क्योंकि मुसाफिर होते हैं, 1 रात रहे 2 रात रहे, मेरी तरह परमानेंट बेस पे बहुत कम लोग थे वहाँ पे। तो बहरहाल ये कि अज़लान मेरा जो रूम नंबर था वो था 15, और 15 के बाद एक रूम नंबर था 16। 16 को उन्होंने स्टोर बनाया हुआ था जिसमें वो काट कबाड़ और इस टाइप की चीज़ें वो बंद रहता था। लेकिन मुझे अक्सर रात में वहाँ पे बोतलें टूटने की आवाज़ें आती थीं और फर्नीचर को इधर से उधर आवाज़ें, और मतलब मैं डिस्टर्ब बहुत रहता था। प्रेजेंस फील होती थी, प्रेजेंस फील होती कोई थी, यानी उन्होंने मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवा दी थी जब मेरे थप्पड़ मारा उन्होंने। अब आधी रात में किसी खुशबू का आ जाना, और ऐसी खुशबू कि मैं तो दीवानगी की हद तक खुशबुओं से प्यार करता हूँ। मैं सख्त सर्दी के आलम में अपने रूम से निकल के ऊपर छत तक चला गया था और वो खुशबू ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। अच्छा। इतनी यूनिक और इतनी मतलब अजीब किस्म की वो खुशबू थी कि मैंने शायद ज़िंदगी में ना ऐसी कभी वो खुशबू स्मेल की या मैंने देखी, क्योंकि मैं ड्यूटी फ्री शॉप में जब था तो मेरे परफ्यूम काउंटर पे भी मेरी ड्यूटी लगी थी। सही है। तो मैं बहुत से परफ्यूम्स को सिर्फ सूंघ के बता सकता हूँ कि आपने कौन सा परफ्यूम लगाया हुआ है। ज़ाहिर है एक एक्सपीरियंस इंसान को होता है, लेकिन वो खुशबू ऐसी थी जो, और मज़े की बात यह कि आज तक अगर मैं उसको महसूस करना चाहूँ तो मैं उस खुशबू को महसूस कर सकता हूँ। अच्छा। हाँ, इस तरह की थी। अच्छा, होटल में उस बिल्डिंग में रहने के हवाले से बहुत सारी चीज़ें होने लगीं, तो उनमें से एक भाई ऐसे थे ऑनर में से कि वो ये चाहते थे ये चीज़ें ख़त्म हो। सही है।
तो मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा देखें खुदा के वास्ते कोई पीर फ़कीर या कोई इस टाइप की चीज़ें मत करवाइएगा, मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं जब सोया हुआ होता हूँ तो मैं हल्फिया कह सकता हूँ कि मैं उस वक्त ना कुरान पाक की तिलावत कर रहा हूँ, ना मैं कोई ज़िक्र फ़िक्र कर रहा हूँ अल्लाह का। लेकिन जीते जागते जो है, अभी भी मेरी ये हालत है अज़लान कि मैं जब सुबह ऑफ़िस जाने के लिए उठता हूँ और नाश्ता करने के लिए जब अपनी मिसेस के साथ बैठता हूँ तो हम दोनों में बातचीत नहीं होती, मैं सिर्फ पढ़ रहा होता हूँ, जिक्र की हालत मैं में रहता ज़िक्र है। कर रहा होता हूँ, सही है। तिलावत कर रहा होता हूँ। और यही हाल मेरा घर से निकल के अपने ऑफिस तक है। अगर रास्ते में मेरा कोई कुलीग भी मिल जाता है, मैं उसको लिफ्ट देता हूँ तो मैं उससे बात नहीं करता। ये एक इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि उन्हें ये पता है कि हाफिज़ साहब तिलावत कर रहे हैं, इनको डिस्टर्ब नहीं करना। सही है, तो जिक्र की हालत में ज़िक्र रहना। की हालत में। तो बहरहाल मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखें अगर कोई चीज़ करनी हो तो प्लीज़ मुझसे मशवरा कर लीजिएगा। सही। अब जुमेरात के दिन अगरबत्तियाँ जला देना, ठीक है, और इस तरह की चीज़ें हरकतें, वो लोबान की धुनी दे देना, मैं उनको मना करता था कि देखें ना करें, इन ओके। चीज़ों को ना छेड़ें। एक दिन यही हुआ कि मैं ऑफिस से जब शाम को आया तो मैंने देखा कि बहुत सारे तालिब टाइप के बच्चे और उनके उस्ताद जो हैं वो दम दुरूद कर रहे हैं और एक अजीब एक महफिल सजी हुई है और बड़ा वो कुछ हुआ है। मैं खामोश हो गया। वो दिन था, और जिस दिन तक मैं उस होटल से नहीं निकल गया, मेरी पोस्टिंग वापस कराची नहीं हो गई, मैंने वो चीज़ें बर्दाश्त की कि आप बिलीव कीजिएगा कि पूरा पूरा होटल खाली होता था। सर्दियों के दिनों में -14 टेम्परेचर भी मैंने कोयटा में देखा। तो सिर्फ एक कमरा ऐसा होता था जिसमें उस बिल्डिंग का स्टाफ होता था, सही। और वो भी मुझसे बहुत दूर था। और वो मुझे कहते थे कि फैसल साहब आप हमारे करीब किसी कमरे में आ जाया करें। मैंने कहा नहीं, मुझे नींद नहीं आती, अपने ज़ाहिर है इतना अरसा मैंने गुजारा। तो इसी तरह की चीज़ें होती थीं। और एक बड़ा दिलचस्प सा किस्सा भी मैं आपसे शेयर करूं कि मेरे एक दोस्त कराची से मुझसे मिलने के लिए कोयटा आए। तो शाम का वक्त था, हम लोग बालकोनी में खड़े हुए थे। तो उन्होंने मुझे कहा, कहने लगे यार यहाँ वेदर बड़ा खुश्क होता है और ये देखो मेरे हाथों में ये इस तरह का। तो मैंने कहा तुम मेरे रूम में जाओ, वहाँ पे वो जो छोटा टेप रिकॉर्डर है उसके साथ ही वो वैसलीन क्रीम रखी हुई है, वो तुम लगा लो। अब वो वहाँ से गया है और थोड़ी देर के बाद उसकी शदीद किस्म की चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई। मैं गया हो कमरे में और मैंने देखा कि वो साहब जो हैं मेरे बेड पे पड़े हुए हैं और बिल्कुल औसान ख़ता हैं उनके। और बड़ी देर के बाद मैंने कोशिश के बाद उन पे पढ़ फूंक के सारा कुछ करके मैंने कहा आखिर हुआ क्या। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। मैंने कहा हुआ क्या है, पता तो चले। कहने लगे कि मैं इस क्रीम की बोतल की तरफ हाथ बढ़ा रहा था और ये उठ के मेरे हाथ में आ गई। मैंने कहा तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। कहने लगे मैं कसम उठाने को तैयार हूँ कि मैं इसकी तरफ सिर्फ हाथ बढ़ा रहा हूँ, ये टेबल पे से उठी है और उठ के मेरे हाथ में आ गई। मैंने बहरहाल मैं तो आदी था इन चीज़ों का और मेरे साथ तो बहुत कुछ, लेकिन मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है और ये सब तुम्हारी वहम है। ये वो नहीं, उसने कहा वहम नहीं है, मैं आज के बाद नहीं आऊँगा। और वाकई ऐसा हुआ कि तो वो गलती जब की मैंने कभी कोयटा आके, मैं वो क्यों आया, असल में मैं वो क्यों आया उसके कोयटा। कोई टेंडर होते थे वहाँ पे, ओके, उनकी वजह से वो आता था, लेकिन वो उस दिन के बाद से मेरे कमरे में नहीं आया। अच्छा। मुझे अपने जिस जगह वो ठहरता था बुला लिया करता था, तो मेरे पास नहीं आता था। सही। और इसी तरह अज़लान एक चीज़ ये है कि मैं आज आपको बताऊं कि मेरे डेली रूटीन में सुबह में जब मैं उठता हूं तो सूरह यासीन है, सूरह नूह है, सूरह जिन है, सूरह दहर है और सूरह मुरसलात। ये 5 सूरतें ऐसी हैं कि मैं इतवार का तो आपसे नहीं कह सकता कि मैं इतवार को भी पढ़ता हूँ, लेकिन मंडे से लेकर सैटरडे तक ये जो सूरतें हैं ये जी जी। रोज़ाना की बुनियाद पे मैं पढ़ रहा होता हूँ, जिसमें सूरह जिन भी है 29वें पारे में। मुझे अंदाज़ा नहीं था, ज़ाहिर है कि मैं कोई आलिम या कोई मैं वो पढ़ता था और उनको छोड़ दिया करता था। वो मेरे बैतुल माल में जमा होती गईं, होती गईं, होती गईं। देखें ये एक कुदरती बात है कि अल्लाह ताला का कलाम अगर आप पढ़ते हैं ना तो वो किसी भी सूरत ज़ाया नहीं होता, बेशक। वो आपके जमा होता रहता है, बैतुल माल जिसको कहा जाता है। सूरह जिन हज़ारों की तादाद में जमा हो गई, जिसका मुझे अंदाज़ा नहीं था। सही। मेरे एक ऑफिस में रास्ते चलते मुझे एक मर्तबा एक साहब ने रोका
तो पहले तो मैंने उनकी शक्ल देखी और मैंने कहा इनको तो मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है, और हमारा जो ऑफिस है उसमें कोई आउटसाइडर वैसे भी अलाउ नहीं है, क्योंकि सही है। गेट के ऊपर बहुत सारी चीज़ें मतलब सिक्योरिटी। टेरिटरी के अंदर की आप बात कर रहे हैं जी, मैं उसकी अंदर की सराउंडिंग की जो हमारे, तो उन्होंने मुझे बड़े अदब से सलाम किया और मुझे कहा कि जी मेरा नाम अब्दुल रहमान है। ओए होए। मैंने कहा जी फरमाइए। कहने लगे देखें हाफिज़ साहब, मैं आज आपको एक बात बता दूं और मैं बड़ा सख्ती के साथ वार्न कर रहा हूं। और उन्होंने इस तरीके से एक बच्चा निकाला यहाँ से और इस तरीके से एक दूसरा बच्चा निकाला। कहने लगे ये मेरे बेटे हैं दोनों, और मेरा यहाँ पे क़याम जो है वो बहुत सालों से है, मैं यहाँ रहता हूँ, ठीक है। ये जो सूरे जिन तुम्हारे सीने में है ना, तुम जब यहाँ से गुज़रते हो मुझे बहुत शदीद तकलीफ़ होती है। तो मैंने कहा क्या मतलब तकलीफ़ होती है? कलाम पाक से भी किसी को तकलीफ़ होती है? कहने लगे नहीं, आपको अंदाज़ा नहीं है, और आप इसको अपने सीने से निकालें या ये रास्ता आप छोड़ दें, इस रास्ते से ना निकला करें। मैंने कहा ठीक है, मैं इस रास्ते से नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो हमारे कैंटीन की तरफ जाया करता था रास्ता, वहाँ से लोगों का गुज़र बसर होता था। मैंने कहा मैं दूसरे रास्ते से चला जाऊँगा। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने उसी दिन रात में आके अपनी मस्जिद के मुफ्ती साहब थे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उनका इंतकाल हो गया, शेखुल हदीस थे वो, मुफ्ती जाहिदुल्लाह। मैंने उनसे बात की, मैंने कहा इसी तरीके से हुआ है। और हाँ, उन्होंने ये तारुफ भी करवाया कि मेरा ताल्लुक़ जो है वो अफ़गानिस्तान किसी जगह से है और मैं यहाँ पर हूँ, लिहाजा ये है कि ये चीज़ें निकालो। तो वो बेचारे मुस्कुराए और कहने लगे कि तुम बख्शते नहीं हो ये चीज़ें? मैंने कहा नहीं, मैं बख्शता तो नहीं हूँ। कहेंगे अल्लाह के बंदे, इतने समझदार आदमी हो, पढ़ा और पढ़ने के बाद बख्श दिया, बैतुल माल में रख के तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा मुझे नहीं अंदाज़ा था, मैंने उनकी ज़बानी सुना तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ। उन्होंने कहा तुम एक काम करो, अब जो भी नमाज का वक्त आ रहा है नमाज़ पढ़ो, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ के, और अल्लाह ताला से दुआ करो कि जो मेरे सीने में जितना भी कलाम पाक है जो मैं अब तक पढ़ चुका हूँ, जो मेरे अंदर स्टोर है, बैतुल माल में है, मैं उसको अपने वालदैन को, अपने अजीज़ रिश्तेदारों को, तमाम मुसलमानों को, मरहूमीन को मैं बख्श देता हूँ। वो मैंने अपने सीने से निकाल दिया। लेकिन अज़लान मेरा आज भी यही रूटीन है, लेकिन अब मैं उसको रखता नहीं हूँ, मैं साथ साथ अपने वालदैन को और अपने बख्श देता हूँ। अच्छा सर, मेरा एक सवाल है, जब वो साहब मिले जिनका नाम अब्दुल रहमान था, तो उस टाइम पर उनके साथ कोई बच्चे थे? उनके साथ उन्होंने अपने लेफ़्ट और राइट से दोनों बच्चे निकाले, और हैरत की बात यह है कि जिस वक्त उन्होंने मुझसे सलाम दुआ की वो बच्चे मुझे नज़र नहीं आ रहे थे। आप गाड़ी में थे? नो नो नो, मैं पैदल चल रहा था। मैं अच्छा। पैदल चल रहा था और हमारा एक इवेंट होने वाला था जिसके लिए कैंटीन में कुछ डिशेस वगैरह बन रही थी, थोड़ा सा इस तरह का था। ठीक है। तो मैं वो रास्ता थोड़ा सा शॉर्ट पड़ता है, तो मैं उस रास्ते से जा रहा था। तो वो बिल्कुल दरमियान में आ गए, और मैंने उनको ये भी नहीं देखा कि वो लेफ्ट से आए राइट से आए, बिल्कुल अचानक आके मेरे सामने खड़े हो गए, और एक बिल्कुल अनजानी शक्ल, नहीं तो हम तो जाहिर है एक दूसरे को। और बच्चों की शक्ल कैसी थी? बच्चों की बिल्कुल नॉर्मल शक्ल थी, लेकिन मुझे उन बच्चों से जाहिर ये हो रहा था कि वो ट्विंस थे। वो बच्चे ट्विंस थे, एक शक्ल के, एक कद के, बिल्कुल एक जैसे बच्चे थे। लेकिन ये कि इंसान होने के नाते थोड़ी देर तो मैं वो हुआ, लेकिन मेरे जहन में सबसे ज़्यादा चीज़ ये थी कि ये एक आउटसाइडर यहाँ क्या कर रहा है, गेट से कैसे आया, ये किससे मिलने के लिए आया, टाइम भी ऐसा है। लेकिन जब मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये, आपको समझ लगे कि ये हाँ, मुझे पता चल गया कि ये इंसानी रूप में हैं और इस तरीके से। और इसके अलावा भी वहाँ पर मैंने ज़िक्र किया था आपकी टीम से भी, मगरिब और इशा के दरमियान का टाइम था, तो मैं अपने ऑफिस के विज़िटर रूम में बैठ के और सूरह यासीन की तिलावत कर रहा था। हाँ। मैं मतलब वो वक्त ज़ाया नहीं करता, मैं पढ़ता रहता हूँ कुछ ना कुछ। या है। अल्लाह तेरा शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अचानक मेरे सामने आया, और आने के बाद इसने फिर वही शरारत शुरू कर दी। तो मैंने इसको बड़ा मना किया, बेटा नहीं, देखो ऐसा नहीं करो, बुरी बात है। और शरारत क्या है? जैसे कि रजिस्टर बंद कर रहा है, जो विजिटर एंट्री का रजिस्टर होता है उसको बंद कर रहा है, कभी पेन उठा के फेंक रहा है। मेरे बैक साइड पे कबर्ड्स थी, तो वो कबर्ड्स के दरवाजे खोल रहा है, बंद कर रहा है। तो मुझे बड़ा ये होता था कि मैं अपने बच्चों को दिखाऊं कि ये देखो, ये इस तरह का बच्चा है और ये इस तरह से मुझे तंग करता है। मैंने अपना मोबाइल में मैंने वीडियो इसकी बनानी शुरू की, तो इसमें इसकी कुछ हरकतें तो आई हैं, लेकिन ये नज़र नहीं आया।
अच्छा, ये नज़र नहीं आया। और बाकायदा इसने मुझे ये बताया कि इसने हाथ के इशारे से मुझे अपनी हथेली के ऊपर खाना काबा की तस्वीर दिखाई, जो कैसे? बिल्कुल इस तरह से इसने जैसे हाथों को इस तरह से करते हैं जब आदमी थोड़ा कंफ्यूज होता है, और उसके बाद इसने इस तरह से मेरे सामने किया, तो मैंने देखा कि खाना काबा इसके हथेली के ऊपर था। तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि शायद ये इस वक्त उम्रे पर है या क्या है जो इसने खाना काबा मुझे दिखाया, मुझे ये हुआ। तो वो वीडियो बन रही थी, और वो वीडियो बनते बनते इसकी कुछ इस टाइप की सी हरकतें, और उस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो अजलान आपको एक रोशनी नज़र आएगी सही। कि मुझे तंग कर रहा है। और स्केल गालिबन पड़ा हुआ था टेबल के ऊपर, इसने स्केल भी उछाल के मेरी तरफ फेंका। तो वो थोड़ा सा वीडियो वो दिखाएगा है मुझे, ज़रा तो दिखाना। नहीं, मैंने नहीं देखा, वो तस्वीर नहीं नज़र आई बेटा। अच्छा, ये वीडियो कॉल पर आप बात कर रहे हैं? नहीं, मैं इससे सामने आमने बात कर रहा हूँ। अच्छा, नहीं, और ये वीडियो बन रोशनी, रही है। अच्छा ओके। सो ये जो रोशनी में, मैं अगर इसको डीबंक करें, हम सामने कोई लैंप नहीं है, नहीं। सामने कोई लाइट नहीं है, और अगर आप टॉर्च यूं करके मारते हैं तो ओके, तो नहीं, विजिटर रूम उस वक्त बंद हो चुका था। मकसद सही है। ये कि विजिटर तो 5 बजे तक आते हैं, उसके बाद कोई नहीं आता। हाँ, तो हम अपने विजिटर रूम की लाइट्स वगैरह सब ऑफ कर देते हैं। ये एक मतलब एक कॉस्ट कटिंग कह लें इसको, या आप जो भी कुछ कह लें। सही है। तो मैं वहाँ बैठ के, क्योंकि एक प्राइवेसी होती है, कोई डिस्टरबेंस नहीं होती, तो मैं अपना ये तिलावत कर रहा था। तो ये वहाँ पे एकदम नमूदार हुआ, और उसने अपनी वो जो बचकाना और मासूम हरकतें हैं ये। सही है। तो ये जो लाइट जो दिखाई है, तो ये वो जो खाने काबा दिखा रही है, नहीं नहीं यहाँ तेली नहीं दिखा रही है, नहीं उस टिक की नहीं, लाइट है? ये लाइट मुझे खुद अंदाज़ा नहीं है कि इसमें से कैसे लाइट। ये जब वीडियो मैंने देखी जी। बनाने के बाद, और मैंने बच्चों को भेजी, तो फिर इन लोगों ने मुझे बताया कि बाबा ये लाइट कैसी थी। मैंने कहा बेटा मुझे तो खुद अंदाज़ा नहीं है, लेकिन इसने जब मुझे ऐसे हथेली दिखाई तो मुझे कुछ साफ समझ में नहीं आया। तो मैंने कहा बेटा मुझे नहीं नज़र में आ रहा कि तुम हाँ, क्या दिखाना चाह रहे हो क्या, और इशारा कर रहा था कि हाँ। इस तरह से। फिर इसने इस तरह से जब किया तो मुझे वो खाना काबा वाज़े तौर पे ओह। नजर आया। और ये जब 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 इसने दिखाया, मेरा ख्याल है तभी, और ये स्केल उड़ता हुआ आया है, ये स्केल उड़ता हुआ आया है। प्लीज़ उसामा इसको, अच्छा सर एक बात बताएं, ये पीछे एक शैडो आया है, ये वीडियो में एक शैडो भी है। शैडो देखा है? ये वीडियो में शैडो है। उस्मान देखा है तुमने? उस ये शैडो ज़रा मुझे बताओ ना, ये देखो, ये ओके। सो ये स्केल आया, एंड अगर हम देखें ये एक शैडो, एंड ये शैडो आएगा यहाँ पे, ये अभी जो यहाँ से गुजरा है जी, नॉट रॉन्ग, ये एंड देन ये रहा, नज़र आ रही है, ये देखें, ये लाइट जो आ रही है ना सोर्स, ये जी, येलो, ये हाँ। तो बाहर से आ रही है क्योंकि वो डोर वो वाले हैं, ठीक है, शीशे के जो होते हैं ना। सही है। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये तो बाहर से ये बाहर से मतलब कोई होगा। गुजरा है, ठीक है, ओके, ये बाहर से गुजरा है, लेकिन अंदर से ये लाइट जो है ये जल रही है भाई, ये तो वो है दीवार से मतलब कोई लाइट आ रही है। ओए होए होए होए। ख़वातीन और हज़रात, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये आई हैव नो वर्ड्स। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। 93 एंड 94, ठीक है। इस साल के दरमियान जो है आप जिन्नात से बातें किया करते थे। बिल्कुल ऐसा ही है। ये क्या ये स्टोरी कोयटा है? की बात है। अच्छा, ये कोयटा की बात है। मैं 1992 में कराची से ट्रांसफ़र होके कोयटा गया था, और 98-99 में मैं वापस आया था। तो असल जो टर्निंग पॉइंट था, जो कह सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि मैंने बगावत करके, अपने घर से बगावत करके मैंने कुरान पाक हिफ्ज़ करने की ठानी थी। अच्छा, माशाल्लाह। और उस वक्त मेरे वालिद जो थे वो बिल्कुल बेड पर थे, और अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन थे उनके। तो उनको ज़ाहिर एक फ़िक्र थी कि मेरा बच्चा कहीं ऐसा तो नहीं पढ़ाई से भाग रहा है और ये इस तरफ जा रहा है कि मैं मदरसे में चला जाऊँ। हालांकि ऐसा नहीं था। हमारे मोहल्ले में एक मस्जिद थी, वो मस्जिद अब बहुत बड़ी जामा मस्जिद में तब्दील हो चुकी है। उस ज़माने में वो कच्ची सी मस्जिद थी। तो जो हाफिज़ साहब थे वो जब तरावी पढ़ाते थे तो अज़लान मोहल्ले में लाउड स्पीकर से जब आवाज़ गूंजती थी ना, तो मेरे रोंगटे खड़े होते थे और ऐसा लगता था कि मैं क्या कर लूँ। उन्हीं हाफिज़ साहब की वालदा से मैंने नाज़रा कुरान पाक पढ़ा,
और मैंने उनसे कहा, मैंने कहा खाला, मैं जिस तरीके से ये आपके बेटे पढ़ाते हैं, आवाज़ आती है, सारे लोग सुनते हैं, क्या मैं भी ऐसे कर सकता हूँ? बस उन्होंने मेरी बात को पिक किया और दूसरे या तीसरे दिन मेरी वालदा को बुला के कहा कि देखो तुम्हारे बच्चे के अंदर करंट है, ये हर किसी के अंदर नहीं है, मैंने सैकड़ों बच्चों को पढ़ाया है, अगर है तो इसको जाने देना। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि ये आने वाले वक्तों में तुम्हारे लिए, तुम्हारी आने वाली नस्लों के लिए, जो ज़ाहिर है एक फ़ज़ाइल हैं एक हाफ़िज़ुल कुरान के। तो बात चलती रही, मेरी वालदा ने बड़े डर डर के मेरे वालिद से कहा, मेरे वालिद ने मुझे बुलाया और मुझे याद है कि जब उन्होंने कहा कि बेटा सच सच बताओ, मैंने कहा पापा मुझे बहुत शौक़ है, मुझे बहुत शौक़ है, और मैं स्कूल छोड़ने को तो नहीं कह रहा, मैं स्कूल भी पढ़ूँगा और मैं हिफ्ज़ भी करूँगा। और यही हुआ, एक साथ मैंने ये दोनों चीज़ें लेकर चलने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं चला सका। सही। स्कूल के होते हुए मैं नहीं हिफ्ज़ कर सकता था और बिलाखिर मुझे 6th क्लास में अपनी एजुकेशन छोड़नी पड़ी। और 2 साल 2.5 महीने में 2 साल 5 महीने में जब मैं कुरान पाक हिफ्ज़ करके उसी स्कूल में गया तो मुझे 9th में एडमिशन मिला। मैंने 6th 7th और 8th क्लास नहीं पढ़ी है। तो ये अल्लाह की तरफ से गॉड गिफ्टेड था, मैं क्या, मेरी हैसियत क्या, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे ये करवाया। और शायद इसी चीज़ की ये बरक़ात हैं कि मैं इनसे कलाम करना शुरू हो गया। मतलब करंट आपके अंदर शुरू से ही था? शुरू से था। सही मैं है। हॉरर फिल्में देखता था, हॉरर फिल्में चुन चुन के। उस वक्त का दौर था जब वो एक VCR आता था जिसका कवर ऊपर उठता था, उसमें कैसेट लगाते थे। मेरे पास रखा हुआ है। हाँ, एक वक्त तो वो आया कि वो जो वीडियो शॉप वाला था वो मेरी शक्ल देखता था और माफिया मांगता था कि मेरे पास अब कोई हॉरर कलेक्शन नहीं है। अच्छा जी। और सबसे ज़्यादा ये कि एक आपको याद होगा किसी ज़माने में एक्सॉर्सिस्ट के नाम से एक फ़िल्म आई थी, पैलेस सिनेमा में लगी थी वो। तो मेरे बड़े भाई हैं, वो अमेरिका सेटल हो गए, वो अपने हमारे 2 कज़न्स के साथ वो मूवी देखने के लिए गए और मूवी देख के आ गए। वो 80s की बात बता रहा हूँ। मूवी देख के वो आ गए। दूसरे दिन मेरे वालिद जो थे उन्होंने मेरी वालदा से कहा कि क्या बात है, आज सुहेल रात को लाइट जला के सो गया, जूते भी पहना हुआ है, सॉक्स भी पहना हुआ है, इसको इतनी जल्दी थी सोने की। तो वो एक डर था, एक खौफ था जो मेरे भाई उस वजह से अपना मुकम्मल गेटअप नहीं कर सके। और यही हाल उन दोनों का भी था जो उनके साथ गए थे। अच्छा। और मैंने ये भी सुना था अजलान के पैलेस सिनेमा का जो मालिक था उसने ये ऐलान भी किया हुआ था कि जो कोई अकेला ये पूरी फिल्म देख इस लेगा, पूरी फिल्म को सिनेमा में बैठ के देखेगा तो उसके लिए कोई कैश प्राइज़ भी था और एक एम्बुलेंस भी बाहर खड़ी होती थी। वो फिल्म को मैंने हिफ्ज़ कर लिया था, देख देख के। और ये होता था कि मैं अगर कोई हॉरर मूवी रात को देखता था ना, मैं दूसरे दिन में भी, क्योंकि नौकरी वोकरी थी नहीं, मैं दिन में भी उसको देखा करता था कि ये इसमें है क्या। और मुझे ये पता था ये सारी फेक है, ये सारा कुछ है, लेकिन मैं उसको बड़ा गौर से देखा करता था कि ये चुड़ैल कहाँ से आई, तो ये साया कहाँ से आया। इन चीज़ों को मैं बड़ा वो किया करता था। और मैं मतलब अगर ये कहूँ कि मुझे वीराना पसंद है, पसंद था, पसंद है, और मैं ऐसी चीज़ों में जहाँ से लोग जल्दी जल्दी गुजरने में आफियत समझते हैं, मैं उसको मतलब उसके अंदर घुसने की कोशिश करता हूँ, सुकून रहता है सुकून में। सही है, ज़बरदस्त, मेरा वाला हिसाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप मुझे एक बात बताएं, फैक्ट्री के अंदर पता चल गया कि भाई यहाँ पे मामलात हैं, इस रास्ते पर मामलात हैं, जिन है, जिनके बच्चे भी। वो सिर्फ मुझे पता था। आप वो सिर्फ आपको पता है कि आपके सामने वो जाहिर होगा। आपने जिन के बच्चों से दोस्ती की हुई है? हाँ, एक जिन का बच्चा है, वो मेरा बड़ा प्यारा दोस्त। कैजुअल इट इज। हाँ, एक जिन का बच्चा है, बड़ा अच्छा बच्चा है यार। वो मेरे सामने आता है, दीवार पे चढ़ जाता है। बताओ, बता, ये इतना लाइफ में इतना कैजुअल होना चाहिए। वेरी नाइस। बताएं मैं सर। आपको बताऊं कि Very हमारे nice. यहाँ तो ऑफिस में बच्चे अलाउ नहीं है। 18 साल से कम उम्र लोग हमारी फैक्ट्री में एंटर नहीं हो सकते। वेरी गुड, ठीक है ना? जबरदस्त। जब मैंने उसको फर्स्ट टाइम देखा, ये इस बात को तकरीबन कोई 10-11 साल हो गए, जब मैंने उसको फर्स्ट टाइम देखा, मैंने कहा ये फिलिपाइनी टाइप का बच्चा और बड़ा ही खूबसूरत बच्चा कि जिसको देख के प्यार आए। सफ़ेद कपड़ों में होता है और ज़्यादातर वो जो अरबी जो वो पहनते हैं ना, जुब्बा या अबाया जिसको कहते हैं, उस टाइप के ड्रेसेस में वो होता है। और मुझे तंग बहुत किया करता था जब मुझे ये पता चल गया कि ये है कौन। ओके। और वो जाता कहाँ था। जब मैंने उसकी रैकी की तो मुझे पता ये चलता था कि हमारी मस्जिद के ऊपर ये एक राउंड जीना है जो ऊपर मस्जिद के छत पे जाता है, ये वहाँ जाके कहीं गायब हो जाता है।
अच्छा, कभी कभार ये होता था कि 2 महीने नज़र नहीं आया, 3 महीने नज़र नहीं आया, उसके बाद फिर मुस्तकिल मुझे नज़र आने लगता था। कभी मेरी शर्ट खींचता था, कभी मुझे तंग करता था, और नज़र सिर्फ मुझे ही आ रहा है सही और है। किसी को नज़र नहीं आ रहा। मैं उसको मना करता था कि देखो, लोगों को शक होगा, लोग कहेंगे शायद फैसल साहब पागल हो गए हैं इस टाइप की किसी से। मैं मस्जिद में मीठे का बहुत शौकीन है, इतना ज़्यादा शौकीन है कि बाकायदा इशारों से मुझसे मीठा मांगता है वो। और मेरे एक कुलीग हैं, उनकी एक आदत है अजलान कि वो अपनी जेब में ना जैसे टॉफ़ी या जी 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 चॉकलेट जी। टाइप की रखते हैं। तो उनकी आदत ये कि वो जब मुझे देखते थे तो जेब में हाथ डालते थे और शेक हैंड करने के लिए मेरे हाथ में वो टॉफ़ी या चॉकलेट दे देते। उसने नोट कर लिया कि ये आदमी इनको टॉफ़ी या चॉकलेट देता है। अब ज़रूरी नहीं है वो रोज़ाना दे, कभी नहीं भी दे, वो शिफ्टों में भी होते थे, मुलाकात नहीं होती थी। जब कभी वो नज़र आता था तो वो बच्चा मुझे इशारे से कहता था कि ये जो दाढ़ी वाला आदमी है ना, इससे टॉफ़ी या चॉकलेट मांग। और वो जब मुझे देते थे तो मैं उस बच्चे को दे दिया करता था, बड़ा खुश होता था वो। लेकिन बहरहाल फिर ये कुछ जय्यत किस्म के ऐसे आलिम साहिबान थे जिन्होंने कहा कि इसको ये आदत मत डालो, ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। फिर मतलब पीछे से मुराद ये अभी एक ख़ास जगह तक महदूद है, फिर ये तुम्हारे साथ साथ चलेगा, और ये बात सही नहीं है, इसको रहने दो, इसलिए कि तुम्हें नुकसान हो सकता है किसी भी सूरत में। सही। तो अभी काफ़ी अरसे से बिल्कुल नज़र नहीं आया है, लेकिन अभी पिछले के कुछ दिनों से उसने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया है मुझे। और जमात हो रही होती है तो कॉर्नर के ऊपर खड़ा हो जाता है, ठीक है, या बच्चों की तरह बिल्कुल जो बच्चे एक हरकत करते हैं इस तरह से हरकत वो करता है। आप उस बच्चे को कब से देख रहे हैं? तकरीबन मुझे 10-11 साल हो गए। और अभी तक उसका वही साइज है? सेम साइज़ है, सेम काठी है, बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। आपको ऐसा लगेगा कि वो बच्चा वो बढ़ता नहीं है, बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। इतने इतने से छोटे छोटे से उसके बाल हैं। अच्छा, और प्यारा बच्चा। बहुत प्यारा बच्चा है, इतना प्यारा है कि शायद इन 10 या 11 सालों में उसने 2 या 3 दफ़ा मुझसे हाथ मिलाया होगा। तो मैं आपको मिसाल ये दूं अजलान कि एक बच्चों के खाने की चीज़ आती है वो मार्शमैलो, जी 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 जी। कितनी सॉफ्ट होती है और कितनी जी मुलायम, जी और जी जी। कितनी, मुझे उस तरह का एहसास होता है जैसे उसके हाथ में हड्डी नहीं है, ओह। बिल्कुल। और जाहिर है कि मैं बहैसियत मुसलमान, मुझे पता है कि अगर मस्जिद में अल्लाह ताला ने उससे मिलवाया है तो वो बहुत ही पाक साफ़ और इस तरह का है। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना भी पता है कि मैं जान सकता हूँ कि जो नेक होते हैं ना, वो आपको इन्हीं जगहों पे मिलते हैं। आपको मस्जिद में मिलेंगे, आपको मज़ारों में मिलेंगे, दरख्तों में मिलेंगे, जिनको हम जिन कहते हैं। और ज़ाहिर है कि सूरह रहमान में अल्लाह ताला ने फरमा दिया है, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं इनका वजूद नहीं है। वो मैं उनको बड़ा कहता हूँ कि भाई खुदा के वास्ते कुरान पाक पढ़ो, उसमें पढ़ो, देखो समझ आया जिन्नो तो इंस का जिक्र है। और ये बिल्कुल है, 100% है, इसमें कोई शक नहीं है। तो बहरहाल ये है कि जो गलत किस्म के होते हैं वो हमेशा नापाकी में, बेहुदा जगहों पे, ये गटर में, कचरे इनका में। कचरे में, ये लोग नालियों से आते हैं। आप बिलीव करेंगे, ये लोग नालियों से आपके घर में, खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। बहुत से लोग कहते हैं यार हमारे घर में कपड़ों में आग लग गई, ठीक है, हमारे घर में यार ये चीज़ हो गई। वो लोग कर रहे होते हैं जिनको हम भूत कहते हैं, जिनको भूतने कहा जाता है। ये वो लोग होते हैं जो, देखें, इंसानों में भी अच्छे भी हैं ना, जी जी जी। और बुरे भी हैं, बुरे भी हैं, दरमियाने भी हैं। इसी तरह से इन लोगों इनमें में भी भी होते हैं। ऐसा ही है कि अल्लाह ताला ने ऐसा रखा है कि जो नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं ना, वो किसी तौर आपको पनपने नहीं देते। और इनकी एंट्रीज़ होती हैं नालियों में से, वॉशरूम्स में से। इसीलिए क्यों पाकी और नापाकी पे इतना जोर दिया गया है। सोचें तो सही ना हम लोग कि सफाई निस्फ ईमान है यार। बेशक। कोई तो लॉजिक होगी, कोई तो फ़लसफ़ा होगा। बेशक बेशक बेशक। ये बिल्कुल सख्ती के साथ, मतलब ये चीज़ें, मेरी ट्रैवलिंग भी बहुत रही है बाय रोड में, ऑफिशियल ट्रिप्स मेरे होते हैं। दरख्त के नीचे चले गए और बिल्कुल इत्मीनान से जो दिल चाहा कर लिया, ऐसा नहीं होता। इनफैक्ट खुदा लोगों को चाहिए कि घर में जो रात के खाए हुए बर्तन जो आप छोड़ देते हैं ऐसे, उनको भी ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, उनको भी धो के रखना चाहिए। और अगर बिल्कुल है, आपका ढाँप के रखना चाहिए। और अगर कचरा भी है अगर घर में आपका रखा हुआ,
दिन का, रात का, जो व्हाटएवर इट इज़, तो आपको वो घर से बाहर रखना चाहिए। अच्छा सर, मुझे एक बात बताएं, आपकी फैक्ट्री की बात हो रही है, आपकी फैक्ट्री में ये बात तो कंफर्म हो गई कि मामलात हैं और आपको पता है, आपकी फैक्ट्री में एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पर एक बंदे की जान चली गई थी, वो क्या सिनेरियो था? अजलान, हुआ ये था कि एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक कंस्ट्रक्शन के लिए स्टार्ट हुआ और वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। तो उस प्रोजेक्ट के दरमियान में एक दरख्त ऐसा था, पीपल का दरख्त, कि जिसको काटना शायद इंजीनियर्स की मजबूरी थी, सही है, या जो वो बेहतर समझ सकते हैं उन लोगों का। तो वो बात मुझ तक भी पहुंची कि आप परमिशन दे दें हमें उस दरख्त को काटने। अब वो चाहे रिटन में हो चाहे ज़बानी हो, लेकिन ये कि मैंने उस वक्त बिल्कुल रिफ्यूज़ किया। मैंने कहा मैं इस चीज़ की परमिशन नहीं दे सकता, मैं नहीं दे सकता। इतने खूबसूरत परिंदे उसमें बोलते हैं और एक व्यू होता है शाम के वक्त जब आप नमाज़ पढ़ने जा रहे होते हैं, इतने खूबसूरत परिंदे उसमें से आवाज़ें आ रही होती हैं। और ये बहरहाल मैंने कहा नहीं, मेरा दिमाग नहीं मान रहा, मैं निकल। आखिरकार वही हुआ कि उस दरख्त को काट दिया गया और उस दरख्त के काटने के बाद बहुत करीब करीब कोई 3-4 वाक़यात इस तरह के हुए। अच्छा, कुदरती बात है कि खुदा की तरफ से कुछ अल्हाम हो जाता है मुझे, या कुछ ऐसी टाइप की चीज़ें हो जाती हैं कि मुझे ये एहसास हुआ कि ये काम गलत हो गया। तो इंडिया में मेरे एक कज़न हैं, बड़े अच्छे नाइस आदमी हैं, मेरी उनसे व्हाट्सएप के ऊपर बड़ी सलाम दुआ रहती है। वो मुझे अक्सर हदीसें और इस टाइप की चीज़ें भेजा करते थे और उन्होंने एक दफ़ा मुझसे ज़िक्र किया था कि एक बहुत बड़े मुफ्ती साहब हैं हैदराबाद दक्कन में, मैंने उनके हाथ पे बैत की हुई है। अच्छा, बैत के हवाले से मैं थोड़ा सा डबल माइंडेड हूँ मैं, सही है, ठीक fair है। enough। तो बहरहाल ये कि किसी नेक इंसान की सोहबत में उठना बैठना ही एक बहुत बड़ी सादत होती है। मेरे दिमाग में फ़ौरन आया, मैंने उनको कॉल की और मैंने उनको कॉल करके बताया कि इस तरीके से ये दरख्त काट दिया है और चलते फिरते 2 या 3 ऐसे इंसिडेंट हो गए कि इंसान अपनी जान से चला गया। उन्होंने कहा ठीक है, मैं मालूम करता हूँ। सेकेंड डे उनका फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि ये क्या कर दिया जालिम लोगों, तुमने ये क्या कर दिया। मुफ्ती साहब ने ये कहा है कि 1700 ख़ानदान उस दरख्त के अंदर आबाद थे और इस दरख्त की उम्र 88 साल है, 88 ईयर्स। ये तो तुम लोगों ने वो काम कर दिया कि इसका इजाला बड़ा मुश्किल है। तो मैंने कहा मुश्किल है ना, होगा तो सही कुछ ना कुछ। मैंने कहा खुदा के वास्ते मैं पैर पड़ जाऊंगा, लेकिन इसका कुछ बंदोबस्त करो, इसका कुछ करो। एक तो राब्ता करना इतना मुश्किल था कि मैं अपने कज़न ब्रदर से राब्ता करूं, वो उनसे, वो डायरेक्ट मेरे सामने कभी नहीं आते थे, ना मैंने उनकी आवाज़ सुनी कभी मुफ्ती साहब की। वो उन्होंने ये बताया अजलान कि वो जो 1700 ख़ानदान थे, वो आपने उनका बसेरा ख़त्म कर दिया, ठीक है, उनका घर ख़त्म कर दिया आपने, मस्कन भी जिसको कहा जाता है। ये सारे के सारे हवा में मुअल्लक़ हो गए जाके। सही, ये कुदरत का कानून होगा जो शायद हमारी आपकी समझ से बालातर है। वो हवा में मुअल्लक़ हो गए और इतना शदीद गुस्से के आलम में हैं कि बहुत ज़्यादा नुकसान उठाने के लिए तैयार हो जाओ। मैंने बड़े हाथ पैर जोड़े और बड़े अपने, मैंने कहा इसका कुछ बताएं। उन्होंने कहा फ़िलहाल सबसे पहले ये करो, कोई ठिकाना ऐसा ढूंढो, मुझे बताओ जहाँ पे मैं इन 1700 लोगों को, ख़ानदानों को खा पाऊँ। मैंने कहा क्या मतलब? कह लेंगे ये 1700 ख़ानदान तो हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनके यहाँ बच्चे बड़ी कसरत के साथ होते हैं, 15-15, 16-16, 14-14 बच्चे होते हैं एक फैमिली के यहाँ। और ये 1700 ख़ानदान हैं, तो अंदाज़ा लगाओ ये हज़ारों में होंगे या नहीं। अब क्या करें अजलान? आज इस राज पर से मैंने पर्दा उठाया और मेरा बेटा भी मेरे साथ है और शायद मेरे घर वाले मेरा क्या हाल करेंगे ये तो खैर अल्लाह बेहतर जानता है। बैठा तो मुस्कुरा रहे हैं वहाँ पे कि अब्बा गानियाँ सुना इसका रहे तो मेरा फर्स्ट फ्लोर था, हमारा फर्स्ट है। फ्लोर खाली था। सही, 18 साल के बाद हमारे एक किराएदार थे, वो छोड़ के चले गए। तो हमने कहा अब इसको किराए पे देंगे या जो भी कुछ होगा, वो एक सही है। प्लानिंग थी। आप यकीन करें, मैंने उस घर को धुलवा के उसकी सफाई सुथराई करवा के और मुफ्ती साहब से कहा इन 1700 को यहाँ क्या भेज दो। बात कर रहे हैं, उड़े तेरी खैर, ये किराएदार यहाँ खपा दो।
ये सर बहुत मोहब्बत करते हैं आप अपनी कंपनी से। नहीं, कंपनी से तो क्या, मुझे इस कंपनी ने मुझे बहुत कुछ दिया अजलान, अच्छा, मुझे बहुत कुछ दिया। और जब भी आपने अपना घर का ऊपर वाला फ्लोर धुलवा के दे आप दिया। यकीन करें कि अल्लाह। स्टेट एजेंट जो हैं, सुने, स्टेट एजेंट 3 या 4 लोगों को लेकर आए हमारा घर दिखाने के लिए। एक तो माँ और बेटे एग्रीमेंट तक लेकर आए थे, सिर्फ हम लोगों ने साइन करने थे और उन्होंने अपना सामान शिफ्ट करना था। और ऐन मौके के ऊपर कुछ ऐसी बदमज़गी हो गई या किसी ऐसे पॉइंट के ऊपर हम एक पेज पे नहीं आ सके कि वो पार्टी चली गई। सही। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त वो घर इस पोजीशन में है कि वो अगर हम रेंट पे भी दें हमें 1 लाख रुपए महीने का रेंट दे सकता है। जबरदस्त। 2.25 साल हो गए उस घर को खाली हुए हुए। वो आज भी रह रहे? जी, वो आज भी रह रहे हैं। और ये जो मेरा बेटा है ये वहाँ ऊपर जाके बैठता है। अच्छा, मुफ्ती साहब ने मुझे ये बताया था, ये जहन में रखना, परेशान नहीं करेंगे लेकिन अपनी मौजूदगी का कभी कभी एहसास दिलाएंगे। ठीक है, ये बच्चा गवाह है। ठीक है, फर्नीचर खिसकने की आवाज़ें, कंचा, जैसे बच्चा कोई कंचा गिरा देता है ना तो वो टक जो टक 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 वो आवाज़ें। ठीक है, और इस तरह की आवाज़ें। इसके दोस्त वहाँ पे अक्सर बैठते हैं, बल्कि रोज़ाना ही इनकी बैठक होती है, ज़ाहिर है कि ऊपर स्टडी कर रहे हैं, बैठे हैं ये वो। तो अक्सर ऐसा हुआ कि इसके किसी दोस्त ने, बल्कि मेरी बेटी की भी एक दोस्त थी, तो उसने भी ये कहा कि अंदर क्या कोई रहता है यहाँ पर? उन्होंने कहा नहीं, कोई भी नहीं रहता। यार ये कैसे हो सकता है, क्यों, क्या हुआ? बोले यार ऐसे हमने देखा किसी को जाते हुए, और इसी तरह से ये मेरे बेटे के साथ भी। लेकिन ये शेर बच्चे हैं नहीं माशाल्लाह से बहुत, बिल्कुल बिल्कुल शेर बच्चे, आपकी बेटी भी शेर है। लेकिन इनके बच्चों के जो भी दोस्त यार हैं, नाउ यू नो द सीक्रेट। ये जो तुम पढ़ने बैठ रहे हो ऊपर वाली मंजिल पे, ये जो सहेलियां ऊपर आ रही है उसको आबाद किया हुआ है हमने, ऐसा नहीं है, आबाद किया हुआ है। और एज पर एग्रीमेंट जो मेरा मुफ्ती साहब से हुआ था, तो उन्होंने अभी जो रिसेंट न्यूज़ है वो ये है कि तकरीबन आधे से ज़्यादा वो सर कवर कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, और वो कर लेंगे। अभी कवर कर रहे हैं, अब बस ना 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 नहीं, ये इंशाल्लाह ताला आप नहीं चले जाएं, कहीं ना कहीं तो रखना है ना जिंदगी भर, तो आप वक्ती तौर पे। और ऐसे पाक साफ लोगों को कि ऐसा नहीं है कि कहीं भी उनको वो कर दिया भेज जाता, दिया जाए, ज़ाहिर सी कि बात मैं है। ये नहीं कहता कि मैंने कुर्बानी दी है, अगर मैं ये ना देता तो मुझे नहीं पता कि हम एक जान चली गई सर। लेकिन उस बंदे की जान गई कैसे, हुआ क्या था? उसका हुआ ये था कि वो हमारा एक राइडर था, बहुत पुराना राइडर था। ओके। और ऑफिस से निकला, शाम का टाइम था। मैं उस दिन सारा दिन एक ऑफिशियल काम में, ये जो सिविल हॉस्पिटल है, पुलिस हॉस्पिटल भी जिसको कहा जाता है, वहाँ पर एक पेशेंट के साथ में सारा दिन, उसका मेडिकल बोर्ड था तो मैं उसके साथ बिजी था। तो आप यकीन कीजिए कि मैं जब वापस आया, मैंने पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी की, तो वो राइडर जो है वो बिल्कुल सामने मोटरसाइकिल के ऊपर खड़ा था और मुझे देख के मुस्कुरा रहा था। सही है। तो मेरी और उसकी एक कमिटमेंट थी कि हम दोनों दूर से भी एक दूसरे को देखते थे, तो मैं इशारे से पूछता था कि आ रहा है या जा रहा है। सही है। तो मैंने यही उससे पूछा, तो उसने कहा मैं जा रहा हूँ। और मेन शेरशाह के ऊपर उसका एक्सीडेंट हुआ और वो ट्राले के नीचे आया, उसके सर के परिख्चे उड़ गए। ठीक है, ये 12 सितंबर 2024। ओह। और सडन डेथ हो गई। ज़ाहिर है इतना सीवियर किस्म का एक्सीडेंट था कि वो 40 व्हीलर जो ट्राला होता है उसके अंदर मेरे ख्याल है बैटरीज थी कोई जो लोड हुई हुई थी, और इतना अचानक हुआ कि उस ड्राइवर को तो ये भी पता नहीं चला कि तुम्हारे मतलब ट्राले के नीचे कोई आ चुका है। वो इतना बड़ा जहाज़ और ये इतना छोटा सा कि बस ये जो था ना, ये मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा था कि मैं उस बच्चे को कभी भूल नहीं सकता। और बस यहाँ से इब्तिदा हुई, किसी की टांग टूट रही है, किसी का कुछ हो रहा है, किसी का, तो मैंने कहा नहीं, इसको तो फौरी तौर पर वो करना चाहिए। आपकी लड़ाई भी हुई है इनसे? मेरी लड़ाई भी हुई है, और लड़ाई भी मेरी ऐसी हुई है कि मैंने अपनी आंखों से देखा। एक इंसिडेंट हुआ था, हमारा एक वेंडर था, वो बेचारा कंस्ट्रक्शन हो रही थी हमारे ऑफिस में, कंस्ट्रक्शन हो रही थी, नया कैंटीन जो है वो बन रहा था। तो जगह गालिबन बहुत ज़्यादा भारी थी, वो उसके पीछे टेक्निकल कॉलेज है, वो पूरा जंगल है, पूरा जंगल है वो। तो वो वेंडर जो था वो बेचारा, मैंने ये सुना था, उसकी फैमिली ने बताया कि इसको हाइट फोबिया है,
ये 4 सीढ़ियाँ भी चढ़ेगा तो ये नीचे नहीं देख सकता। सही है। उस दिन क्या ऐसी बात हुई कि वो लकड़ी की सीढ़ी लगा के ऊपर मुआयना करने के लिए गया। लोगों को सबसे पहले ये हैरत हुई कि वो बंदा ऊपर चढ़ कैसे गया। बहरहाल जी चलें ठीक है, मौत ले गई। वो ऊपर गया और एक स्लैब के ऊपर खड़ा हुआ था, वो स्लैब टूटा और टूटने के बाद वो नीचे आया। जब वो नीचे गिरा, नीचे बजरी पड़ी हुई थी, जो कि आप ये देखें कि बच्चे उसमें खेलते हैं, हाइट से छलांगे लगाते हैं, वो उसमें आके गिरा और उसको हार्ट अटैक हो गया। उसको लेके हम लोग गए और बेचारा वो कार्डियो में उसकी डेथ हो गई। बिल्कुल इस तरह के जब इंसिडेंट होने लगे तो मैं जिस दिन उसका ये इंसिडेंट हुआ तो ऑफिस की तरफ से मुझे टेक्निकल और इंजीनियर्स के साथ विज़िट के लिए भेजा गया कि जाओ देख के आओ उस जगह को कि वो जगह आखिर है क्या जहाँ से ये इंसिडेंट हुआ, सारा कुछ हुआ। ये आज भी मैं बात आपको बता रहा हूँ अज़लान, तो बिलीव करेंगे मेरे अंदर एक करंट सा दौड़ रहा है कि मैं अपने 2 इंजीनियर्स के साथ उस जगह का विज़िट करने गया। तो वो एक छोटा सा कमरा था और उस कमरे में तंदूर लगाना था हम लोगों ने, और आज तंदूर वहाँ पे बन चुका है बड़ी मुश्किलों के बाद, बहुत तकलीफ़ों के बाद। मैंने ये देखा कि बिल्कुल सामने दीवार के साथ एक इंतहाई स्याह कलर में कहूँगा, यानी मैं अभी आपके टीम मेंबर को बता भी रहा था कि शायद जो ये ब्लैक हमने पहना हुआ है ये भी उसके आगे फेड हो, जितना भयानक वो छोटे से कद का। और उसकी आंखें इस तरह थीं जैसे उनमें से खून टपक रहा है। और वो इशारे से मुझे इस तरीके से एक उंगली से इशारा कर रहा था कि यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, मतलब यहाँ से। अब मुझे ये ख्याल हुआ कि आया मैं ही सिर्फ इसको देख रहा हूँ या ये मेरे 2 साथी भी। तो मैंने जानबूझकर अपने सिविल इंजीनियर से कहा, मैंने कहा यार ये सामने जो ये वॉल है ये इसकी क्या हाइट होगी तुम। अब वो मुझे बता रहा है नहीं ये फैसल भाई इसकी इतनी होगी। मैं समझ गया कि ये इनको नहीं दिखाई दे रहा है। बहरहाल ये कि वक्त गुजर गया और काफ़ी अरसे के बाद जब कैंटीन बन गया, उसका सारा कुछ ओपनिंग हो गई, सब कुछ हो गया, तो मुझे बुज़ुर्गों ने भी मना किया था कि जब उसने तुम्हें मना किया तुम उस जगह पे मत जाना, इसलिए कि वो बहुत ख़तरनाक किस्म का कोई है। मैं गया, इत्तेफाक से चला गया किसी काम से, और वहाँ जाके उसकी मैंने देखा बिल्कुल सामने दीवार के साथ जैसे एक स्टिकर आप दीवार में पेस्ट कर देते हैं ना, बिल्कुल इस तरीके से वो सामने वही बंदा था जो जिसने मुझे मना किया था, वो खड़ा हुआ था। अब जब मैंने उसको देखा तो मैं वहाँ से ज़ाहिर है एक तरह से रफू चक्कर होने, भरा हुआ कैंटीन था, लंच टाइम था, बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। मैं नहीं चाहता था कि कोई ऐसी बदमज़गी हो, और मैं चूँकि उस वक्त किचन के अंदर था तो वो मैं जैसे जैसे मूव करता था वो उसी तरह से दीवार के साथ साथ जैसे चल रहा है, दीवार के साथ साथ। उसके बाद उसने मुझ पर अटैक कर दिया, और जो अटैक उसने मुझे किया तो जाहिर सी बात है मैं मजबूर हो गया ना कि मैं अपने आप को बचाऊं या मैं अपने आप सेफ्टी जो भी कुछ करूं। उसने मुझे इतना मारा उसने मुझे, तबीयत के साथ मेरे पंच मारे उसने मेरी पसलियों में। अच्छा, मैंने भी उसको मारा, और मुझे ये महसूस हुआ कि मैं जब उसको मार रहा था ना, वो आग की तरह का कोई आग टाइप की थी उसके अंदर कि मुझे अपने हाथ जलते हुए महसूस होते थे। अब आप ये देखें कि 10-15 लोग जो किचन के स्टाफ में, कुक भी हैं, हेल्पर्स भी हैं, वो सारे ऐसा लग रहा था कि वो अपनी जगह साकित हो गए कि आखिर ये ड्रामा क्या हो रहा है। फैसल साहब ज़मीन पे गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, कलाबाजियाँ खा रहे हैं, और ये बाकायदा किसी से लड़ रहे हैं, लेकिन कोई दूसरी चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही। तो इनको आखिर हुआ क्या है। इस दौरान जो हमारे कैंटीन के मैनेजर थे उन्होंने ये चीज़ भांपी, और वो वहाँ से बेचारे हेल्प करने तो क्या आते, ज़ाहिर है इंसान है, वो वहाँ से भागे और उन्होंने दूसरी जगह से जाके एक्सटेंशन पे कॉल की मेरे टीम मेंबर्स को कि भाई खुदा के लिए जल्दी आएँ, आज फैसल साहब का काम तमाम हो रहा है। वो लोग वहाँ से भागे। इस दौरान ये हुआ कि वो जो भी साहब थे, वो काले, मैं क्या नाम दूँ उनको अभी तक, उन्होंने मुझे उठा के और इस तरह से हॉल में दरवाजे से बाहर फेंका। वो जो दरवाजे वो नहीं होते, वो जो पहले क्लिनिक में होते थे, जी, इस तरह से खुल जाया करते थे, इस तरह का
और मैं बाकायदा आके वहाँ गिरा और गिर के मैं फ़ौरन खड़ा हो गया, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था कि लोगों में ये हो कि आखिर ये हुआ क्या है। अच्छा, अंदर से जो मेरे चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, तो लोग ये समझे कि चूंकि ये एडमिन टीम का मेंबर है, ये अक्सर सरप्राइज़ विज़िट भी करता है, तो इसने अंदर कोई चीज़ ऐसी पकड़ ली है, कोई ऐसा इनकी गलती जो जिस पे ये इनको डांट टपट कर रहा है या इनकी तंबी कर रहा है। ये मालूम नहीं था कि अंदर तबीयत के साथ मेरी धुलाई हो रही है, हाथापाई हो रही है अंदर से हाथापाई हुई है बाकायदा। ये चीज़ हुई है और उसके बाद मैं बहुत कम, मैंने इग्नोर ही कर दिया उस जगह पे जाने का, क्योंकि सख्ती से जब मना हुआ, कि मना भी किया था फिर भी चले गए, तो ये हुआ। और अभी रिसेंटली तकरीबन कोई 2 महीने पहले अज़लान ये हुआ है कि मैं उसी दरख्त की बात दोबारा आ रहा हूँ उसके पास, कि वो बेचारा अब मरा गिरा जैसा भी है, जिस कंडीशन में भी ये आखिर खड़ा हुआ तो है, वो ऊपर से सारा वीरान कर दिया। तो हमारी मस्जिद के नीचे एक वॉशरूम है, मैं उसमें से ज़ोहर की नमाज के लिए वज़ू करके निकला और मैं डोर को लॉक कर रहा था, तो इतना जन्नाटेदार थप्पड़ मेरी कमर में लगा है कि मुझे दिन में तारे नज़र आ गए। ओए होए होए। और मैं समझ गया, ज़ाहिर है मैं इन चीज़ों को समझता हूँ, देखता हूँ, मुझे पता चल गया और मैं वहाँ से तेज़ी से ऊपर मस्जिद में चला गया। मेरा ये हाल रहा रात तक, उस जगह पे मेरे आग जल रही थी जैसे आग जल रही है, और तकलीफ़ इतनी थी कि मेरे ऑफिस के मेरे कुलीग कहने लगे कि आज क्या बात है, आप में वो बात नहीं है। मैंने कहा यार तबीयत ठीक नहीं है। घर आया, घर आने के बाद जब मैंने अपनी शर्ट रिमूव की, वो तस्वीर मेरे पास आज भी मेरे मोबाइल में महफूज है। आप यकीन कीजिएगा कि मुझे बाद में बताया गया मुफ्ती साहिबान ने कि वो तकरीबन कोई 3.5 या 4.5 लोग थे जिनका एक थप्पड़ आपको पड़ा है। तो मैंने कहा मुझे ही क्यों, मैंने तो कोई तकलीफ़ नहीं दी। कहने के बाद दरअसल ये है, ये लोग आपके घर से निकले, आपके घर में कैद नहीं है, ये कैद नहीं है, ठीक है, इनको एक ठिकाना ज़रूर मिला है। ये अपने पुराने बसेरे पे जाते हैं, जिस तरीके से हम इंसान हैं, हम किसी पुराने मोहल्ले जाते देखने मोहल्ले कि जाते क्या थे है, कि क्या चलो नहीं यार है। देख कर आएँ। ये वहाँ से गुज़र रहे थे, तो जो आपका अंडरग्राउंड वाटर टैंक बन रहा था, वहाँ पे हज़ारों किस्म के लेबर और इस तरह के लोग होते हैं। किसी ने उस दरख्त के पास गन कर दी, बस ये आपे से बाहर हो गए और इनके टारगेट पे आप आ गए। और मुफ्ती साहब ने ये भी कहा कि अगर आप ना होते, कोई दूसरा होता, ये उसका भी यही हाल करते और वो शायद बर्दाश्त ना कर पाता। आप तो बर्दाश्त कर गए किसी पावर से या किसी अल्लाह के कलाम की बरकत से किसी, लेकिन शायद कोई दूसरा होता आपकी जगह, तो हो सकता है कि वो ये इतनी पावर का जो थप्पड़ इन्होंने मारा बर्दाश्त था, नहीं कर पाता। ये नहीं वो कर सकते थे। तो बहरहाल ये हैं इस तरह की चीज़ें। और फैसल साहब, आपके साथ तो बहुत क्रेजी चीज़ हुई हुई है तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हुई हुई है। और अच्छी बात ये है कि आप इन चीज़ों को समझते हैं, इस चीज़ों को फेस कर रहे हैं और बड़ी समझदारी के साथ इसको लेके चल रहे हैं। लोग नहीं समझते इस चीज़ को। लोग नहीं समझते। और लोग अज़लान, में आपके इस प्लेटफॉर्म पे ना मैं एक मैसेज और देना चाहूँगा उन लोगों को कि खुदारा इन चीज़ों का मजाक ना उड़ाएं। ठीक है, अगर आप, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आपका ईमान नहीं है, एक मुसलमान होने के नाते हमारा ईमान इस चीज़ पे पुख्ता है कि अल्लाह ताला ने जिन्नों को पैदा किया है और वो हम में ही कहीं इधर उधर होते हैं। ये और बात है कि अब हम लोग इतने आबाद हो गए हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो गई हैं कि ये इन जैसी जगहों को थोड़ा इग्नोर करते हैं, ये लोग वीराने की तरफ भागते हैं इसी तरीके से। तो जैसे कुछ सालों पहले फरशूरी साहब ने अखबार जहाँ में एक पूरा आर्टिकल उनका लिखा था, हर हफ्ते आता था, मैंने बड़े गौर से पढ़ा क्योंकि ज़ाहिर है मेरा ये सब्जेक्ट है। तो उन्होंने बताया था कि कराची यूनिवर्सिटी के बैक साइड पे भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं कि जहाँ पर ये आबाद हैं और वहाँ पे कुछ फ्लैट्स भी ऐसे हैं कि वहाँ पर ये चीज़ें हैं। तो ज़ाहिर है इनका वजूद है, अल्लाह ताला ने पैदा किया है, लेकिन खुदा के वास्ते इनका मजाक ना उड़ाओ और कोशिश करो। अज़लान, मैंने आज एक चीज़ कही थी आपकी एक टीम मेंबर से कि आज बहुत सी चीज़ों पे से, राज़ों पे से पर्दा उठेगा कि उस बच्चे को, मेरे बेटे को नहीं पता था, और मैंने आज इस राज पे से इसलिए पर्दा उठाया कि ज़ाहिर है कि कुछ चीज़ें बतानी चाहिए। ठीक है, और मेरे घर वालों को भी आज ये चीज़ पता चल जाएगी, ज़ाहिर है।
एक चीज़ मैं और आपको बताऊं कि मेरी वालदा के इंतकाल को तकरीबन 3 साल हो चुके हैं, ठीक है। सही है। अम्मी के इंतकाल से 2 साल पहले तक मैं अम्मी के इतना करीब आ गया था, अम्मी के इतना करीब आ गया था कि सब औलादों में से शायद सबसे ज़्यादा करीब मैं अम्मी के हो गया था। अम्मी का इंतकाल हो गया, अम्मी अल्लाह को प्यारी हो गई, ठीक है। पिछले कोई 1 साल से 1.25 साल से मैं ऑफिशियली एक अजीब तरह के हालात से दो चार था, ठीक है। सही है। ऑफिशियली बहुत परेशान था मैं, बहुत परेशान था। तो मैं गाहे बगाहे रात के वक्त जब मैं ऑफिस से निकलता हूँ तो मैं बनारस से होता हुआ और पापोश के कब्रिस्तान में अम्मी के पास रात में चला जाता हूँ। सही है। मुझे बिल्कुल भी मुझे खौफ नहीं आता। बिल्कुल सही है। अच्छा, लोग कहते हैं कि रात के वक्त कब्रिस्तान ना जाया करो। अगर ऐसी कोई बात होती, हम लोग रात को अपने मुर्दों को भी तो दफनाने जाते हैं ना, ऐसा ही है। कोई पाबंदी नहीं है। मैं अपनी माँ के पास जाता हूँ और एक चीज़ का मैं आज आपको बताऊं कि अभी कुछ महीने पहले की बात है, मैं अम्मी के पास जब जाता हूं तो मैं अम्मी से बातें करता हूं, ठीक है। मेरी प्यारी माँ मेरे लिए दुआ करो, मेरे बड़े मैं टफ टाइम गुजार रहा हूँ। आप बिलीव कीजिएगा अम्मी की आवाज़ आई कि बेटा मेरी दुआएं तेरे साथ हैं, घबराना नहीं। ये मेरा वहम नहीं है, ये मेरा वहम 100% नहीं है, इसलिए कि अज़लान मुझे पता है कि मेरी माँ ने मुझे ये एहसास दिलाया कि अगर मैं नहीं, इट्स कम्प्लीटली फाइन। प्लीज़ आप पानी इबाद बेटा पानी दो प्लीज़। कि अगर मैं आवाज़ निकाल के इसको मैसेज नहीं दूंगी तो ये इसी तरह से आता रहेगा कि मैं माँ के सामने अपना बोझ हल्का कर देता हूँ। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, पापोश का कब्रिस्तान है जो, अगर आप अब्दुल्ला कॉलेज से टूबर्स पापोश की तरफ आ रहे हैं तो वो मेन रोड है, वहाँ पे डेंटर पेंटर भी हैं, जी जी, शोर शराबा है। और मेरी वालदा की कब्र उस गेट से गालिबन 20 या 25 कदम आगे। सही। खुदा को हाजिर नाजिर जान के मैं ये बात कह रहा हूँ कि जब मैं उस गेट से अपनी माँ की कब्र पे आता हूँ तो ऐसा लगता है कि बाहर कर्फ्यू लगा हुआ है, सारे पर्दे अल्लाह ताला ख़त्म कर देता है। मुझे ना किसी हॉर्न की आवाज़ आ रही होती है, ना किसी गाड़ी की आवाज़ आ रही होती है, ना किसी ठोका पीटी की किसी चीज़ की, और मैं अपनी माँ से कलाम कर रहा होता। ये सिर्फ इस चीज़ का एक पैगाम है कि अगर दिल से कनेक्शन हो, लोग दुनिया से चले जाते हैं लेकिन तुम्हारे दिलों से नहीं जाते हैं। बेशक। और ख़ास तौर पे माँ बाप जैसी चीज़। एब्सोल्युटली। तो बहरहाल ये था कि, और 3 साल तो सर एक बात बताऊँ, कहने को 3 साल है लेकिन ऐसा लगता है कल की बात है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो लोगों के लिए शायद है कि 3 साल हो गए, लेकिन 3 साल कुछ भी नहीं है। माँ का जाना, बाप का जाना, इट्स लाइक वो एक ऐसा जख्म है जो हमेशा फ्रेश रहता है। ऐसा ही है। और मैं समझता हूँ फ्रेश रहना भी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। वो याद रहती है, वो बातें रहती हैं, तो उनका तो, और रोना भी अच्छा लगता है। अच्छा लगता है कि सॉरी मैं अपने जज्बात पे नहीं, काबू एब्सोल्युटली नहीं रख सर, मैं सका इतनी बार रोया पॉडकास्ट में, वो तो कि अच्छी बात है। जिस दिन अम्मी को दफनाया है, और आप यकीन कीजिएगा कि इशा के बाद अम्मी को हमने दफनाया, तो जब सब लोग चले गए तो मेरा एक कज़न, मेरा फूफीज़ाद भाई है, तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार मुझे थोड़ा सा टाइम दे देगा, मैं अम्मी के पास बैठा हूँ। तो वो बेचारा निकल के और शायद बाहर चला गया। तो वो 15-20 मिनट जब हो गए, मैं अम्मी से मुस्तकिल माफ़ियाँ मांगता रहा ना, मेरी प्यारी माँ, अगर कोई गलती हो गई हो, कुछ हो गया, ज़ाहिर है मैं बैठा रहा। वैसे भी हुक्म है कि अपने मुर्दे को दफनाने के बाद कम से कम इतनी देर बैठो जितनी देर में एक ऊँट को ज़िबा किया जाता है और उसका गोश्त तकसीम नहीं हो जाता। ये तो वैसे भी हुक्म है, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हिसाब है ना, इधर दबाया और चले गए। 15-20 मिनट के बाद वो फिर अंदर आया और उसने मुझे आवाज़ दी, फैसल भाई। तो तब वो जो एक जमूद मेरे इर्द गिर्द था तो वो टूटा और मुझे एहसास हुआ कि नहीं, मेरा कज़न मेरा वेट कर रहा है। तो बहुत सी चीज़ें इस टाइप की हैं जो मतलब ये कि मुझे डर नहीं लगता, मुझे कभी कब्रों से, कब्रिस्तान से मुझे खौफ नहीं आता कि मैं अगर ये सोचूं कि लोग कब्रिस्तान में, बहुत से लोग हैं दिन में जाने से डरते हैं, रात तो बहुत दूर की बात है, लेकिन आप यकीन करें कि ऐसा लगता है कि जिस वक्त मैं उस कब्रिस्तान के गेट के अंदर कदम रखता हूँ, शायद मेरी सारी परेशानियाँ बाहर ही रह गई हैं।
और इतना हल्का महसूस करता हूँ मैं बाहर निकल के। और ये एक मेरी ज़िंदगी का ऐसा शायद राज था कि ये भी किसी को मालूम नहीं था। फैसल भाई, एक छोटी सी बात पूछूंगा इस ख़त्म करने से पहले। ये पॉडकास्ट बच्चे देखते हैं, लड़के लड़कियां देखते हैं, उनके माँ बाप भी देखते हैं, सब देखते हैं, ठीक है। तो जो यंग जनरेशन है उनको आप एक क्या एडवाइस देना चाहोगे? अज़लान, मैं बस यही एडवाइस देना चाहूँगा कि खुदा के वास्ते कुछ भी करो। सबसे ज़्यादा तो आजकल मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जिसने हमारी ज़िंदगियों को जकड़ लिया, और स्पेशल हमारी जो नई जनरेशन है। तो मैं ये कहूँगा कि देखो, कुछ भी करो, कुछ भी करो, नमाज की पाबंदी करो और बावज़ू रहो। ये मेरा उनसे पैगाम है। ये बावज़ू रहना एक ऐसा हथियार है कि अगर ये इसके ख़वास हमें समझ में आ जाए ना, बेशक, तो आप यकीन करें हम मरते मर जाएं लेकिन हम हमेशा बावज़ू रहें। बस ये मैं उनसे नसीहत करूँगा कि नमाज की पाबंदी करें, चाहे कुछ भी हो। यार, मुख्तसर पढ़ लो। नमाज का हुक्म ऐसा है कि मैं ये नहीं कहता कि तुम लोग रास्ते में हो, रास्ते में पढ़ लो, गाड़ी में पढ़ लो, जहाँ कहीं भी हो, नमाज की पाबंदी करो और बावज़ू रहो। ये मैं अपनी प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ कि मैं बावज़ू रहने की बहुत कोशिश करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह रहता हूँ। मैंने ये देखा है कि जब मैं बावज़ू होता हूँ ना, मेरा गीबत करने को दिल नहीं चाहता, मेरा किसी की बुराई करने को दिल नहीं चाहता। मुझे अंदर से कोई ताकत पकड़ लेती है कि नहीं बेटा, ना 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 ना, ऐसा नहीं। तो ये इस चीज़ को अपना लो। बड़ी ज़बरदस्त बात की है। और बस ज़ाहिर है बावज़ू होगे तो पाक साफ भी होगे। बेशक, अगर पाक साफ नहीं हो तो इस टाइप की दुनियावी जो ये गिलाज़तें हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये तुम पे अटैक करेंगी और तुम पे हावी भी होंगी। तो बस ये है, इंसान बज़ाते ख़ुद एक, ज़ाहिर है, अशरफुल मखलूक़ात क्यों कहा गया है? इसीलिए कहा गया है। हम खुद अपनी हिफाजत कर सकते हैं, हमारी हिफाजत कोई नहीं कर सकता सिवाय एक अल्लाह ताला। वो तो बेशक, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये कि जितना हुक्म उसने दिया है यार, उसकी नकल तो करके दिखा दो। बस ये मेरा इन लोगों को पैगाम है कि नमाज की पाबंदी और बावज़ू रहो। बस। ख़वातीन और हज़रात, बड़ी आपको ज़बरदस्त एडवाइस मिली है। जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर थोड़े भी लोग इस चीज़ को फॉलो कर लेंगे तो इसका सवाब आप लोगों को भी है, फैसल भाई को भी है, मुझे भी है। सो इस चीज़ का ख्याल रखें, बावज़ू रहें, नमाज की पाबंदी करें और ख़ास तौर पर इसके साथ साथ अपने माँ बाप की इज़्ज़त कीजिए, ताकि कल को आपको कोई रिग्रेट ना हो कि यार काश मैं ये कर लेता। सही है जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और अगर आपके साथ ऐसी कोई किस्से कहानियाँ हुई हैं तो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, उसको फिल ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।